अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। चोलस्तान के 47 किलों में से 2 किले इस लिहाज से बहुत मशहूर हैं कि इनमें से एक किले को कहा जाता है बाप का किला और दूसरे को कहा जाता है बेटे का किला। जो बाप का किला है उसका नाम है जामगढ़ और उसे जाम खान मारफानी ने 1788 ईस्वी में तामीर कराया, जबकि जो बेटा था उसका नाम था नूर मोहम्मद खान और उसने जो किला तामीर करवाया उसका नाम है मीरगढ़। ये 1799 में यानी उसके 11 साल के बाद इसकी तामीर शुरू हुई और 4 साल में ये 1803 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। कुछ अर्सा पहले तक ये किला तकरीबन मिट चुका था, यानी सफ़ा हस्ती से मिट चुका था, लेकिन अब इसकी नए सिरे से तामीर व तज़ीम की गई है। इसकी दीवारें नई बनाई गई हैं, अंदर के जो हिस्से हैं वो नए बनाए गए हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मुरम्मत का काम जारी है। बाहर की दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं और इसकी 4 दीवारी जिसमें कभी 4 मीनार इसके 4 कोनों पर हुआ करते थे वो भी मुझे पता चला है कि वो भी बननी है। मैं इस वक्त उसी मीरगढ़ किले के सामने खड़ा हूँ। मीरगढ़ और जामगढ़ में जो फासला है, दरमियानी फासला, ये 8 से 10 किलोमीटर है, जबकि ये किला 25 से 27 किलोमीटर के फासले पर है फोर्ट अब्बास से। यजमान रोड पर ही ये सारे किले हैं, यानी यजमान रोड से आप जब उल्टे हाथ को मुड़ते हैं तो फिर जो है वो किलों की कतार जो है वो आपको नज़र आती है। इसमें मरोट है, जामगढ़ है, मीरगढ़ है और इस तरफ भी और बाकी किले मौजूद हैं सहरा के अंदर भी। मैंने जैसे पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया कि ये किले बुनियादी तौर पर दरिया हाकड़ा के किनारे तामीर किए गए थे और ये सारे के सारे किले एक कतार में थे। उस ज़माने में दिल्ली से मुल्तान की शाहरा इसी चोलस्तान से होकर गुजरा करती थी और तब ये सरसब्ज़ व शादाब इलाका होता था। दरिया का पानी था, दाएं बाएं फसलें लहराया करती थी, लोग भी खुशहाल थे। लेकिन जब दरिया हाकड़ा खुश्क हुआ तो फिर जो है सारा कुछ ही ख़त्म हो गया, ये सहरा में तब्दील हो गया और किलों का नामो निशान मिटना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों ने यहाँ से सुकूनत ख़त्म कर दी, यहाँ से मुंतकिल हो गए। जिन सरदारों ने ये किले बनाए थे तिजारती काफ़िलों के लिए या अपनी रिहाइश के लिए, वो भी दूसरे इलाकों में उनकी औलाद चली गई और ये किले बेनामो निशान रह गए। ये वो किला है जिसे बेटे का किला आमतौर पर कहा जाता है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। इसके जो बुर्ज है इस किले की बुनियादी इमारत के जो आपको दिखाई दे रही है ये 7 है। 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 2 एक तरफ है, 2 एक तरफ है और एक इसके पीछे की तरफ है। जो दरमियानी बुर्ज इसकी पुश्त पर है उसकी जगह ये दरवाज़ा जो नए सिरे से बनाया गया है ये ख़त्म हो चुका था बुनियादी तौर पर। ये इसकी दीवारें ख़त्म हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि ये नई ईंट से बना हुआ है। ये जो बुर्ज है जो मेरे सीधे हाथ को और यकीनन आपके सीधे हाथ को भी पड़ेगा, ये भी ख़त्म हो गया हुआ था। लेकिन जहाँ जहाँ से इसकी ईंटें गिरी थी वहाँ भी नए सिरे से जो है वो ईंटें लगाई गई हैं। इसका ऊपर का हिस्सा ख़त्म हो गया हुआ था, ये दीवार सारी ढह गई हुई थी और ये जो दरवाज़ा है ये भी ख़त्म था। जब ये किला बनाया गया था यानी 1803 में जब ये मुकम्मल हुआ था तो उस वक्त ये दरवाज़ा लकड़ी का हुआ करता था और कहते हैं कि वो एक अरसा दराज तक लकड़ी का दरवाज़ा मौजूद रहा। इस किले के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसमें
उसे एक लकड़ी के दरवाजे के अलावा कोई काम भी लकड़ी से नहीं किया गया था, बल्कि जो छतें बनाई गई वो भी ईंटों की मदद से डार्ट्स बनाए गए, मेहराब बनाए गए, नीम दायरों की शक्ल में इनकी छतें थीं। ये भी आपको सामने भी मेहराब दिखाई दे रही होगी। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, इस किले की सैर करवाता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ क्या था। चोलस्तान के किलों की एक बदकिस्मती ये है कि इनकी तवारीख़ कहीं दस्तयाब नहीं है। रिवायतें अगर लोग बताते हैं तो वो सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, और वो ऐसी कहानी है जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये वो सुनने में ही लग़्व और वाहियात लगती हैं। लिहाजा इन किलों के बाद कौन कौन रहा, इन पर क्या बीती, कैसे ये ज़मीन बोस हुए, सिवाय इसके कि दरिया हकड़ा खुश्क हो गया और ये सारे किले बर्बाद हो गए, इनके अलावा कोई बात भी तस्दीक शुदा नहीं है, मुसद्दका नहीं है। लिहाजा अगर मैं भी कोई चीज़ आपको बताऊँगा तो वो अपने अंदाजे से ही बताऊँगा कि जी ये मुझे लगता है कि यहाँ ये चीज़ थी। अगर मैं किसी मुकामी से पूछता हूँ तो वो ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिनका तारीख़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं और कहीं से वो मुसद्दका रवायत भी नहीं मालूम होती। कहते हैं जो इसका पुराना दरवाज़ा था उसमें मेखें लगी हुई थी बाहर की तरफ, हाथियों को रोकने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ हाथी थे यानी सहरा में, लेकिन ये कि ऊँट ज़रूर हुआ करते थे। तो इससे लगता है कि ये किला रिहाइश के लिए तो इस्तेमाल होता ही था, लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ का भी बंदोबस्त किया गया था। दोहरा दरवाज़ा था, बड़े भारी पट थे इसके, और मेखें गाड़ कर उसे मज़ीद महफूज बनाया गया था। ये उसकी ड्योढ़ी है। दोहरा दरवाज़ा था, ये नहीं एक मेहराब ये बनी हुई है। आप इस दीवार की ज़रा चौड़ाई देखें। मैं एक दीवार के साथ खड़ा हूँ और बमुश्किल ये कैमरे के फ्रेम में पूरी आ रही है दीवार। ये इतनी बड़ी मेहराब है। ये लकड़ी तो खैर बाद में लगाई गई है, पहले लकड़ी की चौखट थी। मैंने बताया ना कि लकड़ी का काम सिवाय दरवाजे के और कहीं नहीं किया गया था। ये बड़ी बड़ी मेहराब, यहाँ यकीनी तौर पर पहरेदार बैठते होंगे या मुहाफिज या जो है वो किसी और मसरब में आता होगा, लेकिन ये तय है कि ये मेहराबें पुरानी हैं। इसकी तामीर का जो अंदाज़ है वो सारे का सारा मेहराबी है। ये ऊपर आप देखें, जामगढ़ किले में भी यही सूरत हाल थी कि जो इसके गुंबद बने हुए थे वो इन्होंने ईंटों की मदद से किसी सहारे के बगैर बनाए हुए थे। ये एक बड़ा दिलचस्प अंदाज़े तामीर है। आज के दौर में तो ढांचे बनते हैं, आहनी ढांचे, लोहे के ढांचे बनते हैं, फौलादी ढांचे, और उनके ऊपर फिर गुंबद बनाया जाता है। यानी जदीद दौर आ गया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल करते थे वो ख़त्म हो गई। ये रोज़न आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बाहर से हवा आने के लिए, और मैं यहाँ से खड़ा हूँ तो मुझे भी बाहर से हवा आती महसूस हो रही है, क्योंकि मौसम तो सर्द है, लेकिन इस वक्त भी मुझे पसीना भी आ रहा है और लग रहा है कि मैं चोलस्तान के अंदर मौजूद हूँ। ये अंदरूनी दरवाज़ा ड्योढ़ी का, यानी ये बैरूनी दरवाज़ा, और उसके बाद एक कोई 15-20 फुट का फासला है, और फिर ये दूसरा दरवाज़ा आ जाता है। लेकिन इस बात की कोई शहादत नहीं कि यहाँ भी कोई दरवाज़ा लगा हुआ था या नहीं, या ये जगह खुली थी। मुमकिन तौर पर यहाँ भी कोई दरवाज़ा हो सकता है, ज़ाहिर है जो हिफाजती नज़र से ये ज़रूरी था। उसके बाद फिर ये ड्योढ़ी का अंदरूनी हिस्सा है। ये इसकी छत जो है ये भी इसी तरह है, गुंबद इसका बना हुआ है। ये भी बहुत बड़ी मेहराब है, और यहाँ भी यकीनी तौर पर बैठने का बंदोबस्त किया गया था। और ये पीछे रोज़न है, यहाँ से हवा आया करती थी। सिलसिला गुफ्तगू तोड़ना पड़ा उसकी वजह से कि यहाँ चूँकि काम जारी है और ठेकेदार के पास है ये सारा इंतज़ाम। महकमा आसार क़दीमा के जो अफसरान हैं वो बहावलपुर से आते हैं, और बहावलपुर यहाँ से दूर है। हफ्ते में कोई एक आध दफ़ा कोई ना कोई अफसर ज़रूर चक्कर लगाता है। तो जो ठेकेदार साहब के आदमी थे उन्होंने दूर से देखा तो उसी ये समझे कि अल्लाह जाने कौन आ गया है। लेकिन जब वो करीब आए, यानी मेरी जब शक्ल उन्हें नज़र आई कि उन्होंने कहा हो ये तो गिलानी साहब है, इन्हें तो मैं जानता हूँ, आप बनाएं, ज़रूर बनाएं। तो इस वजह से मुझे यहीं पर वो गुफ्तगू रोकनी पड़ी, और मैं अभी वहीं खड़ा हूँ। ये रोज़न आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने भी मेहराब है, इसमें भी एक रोज़न बना हुआ है। मुमकिन तौर पर ये भी किसी ज़माने में दूसरी तरफ खुला हुआ होगा, लेकिन अब ये बंद है। काम जैसा कि मैंने कहा हो रहा है। ये हमारे भाई जो है वो मिट्टी ला के, ये ख़ास तौर पर मिट्टी तैयार की गई है इसमें मसाले वगैरह मिला के, ताकि ये पुरानी इमारत के साथ मैच कर जाए इनकी ईंटें और इनकी मिट्टी। ये जो रिहायशी कमरे हैं वो सिर्फ यही थे जो मैंने आपको दिखा दिए। यानी कि ड्योढ़ी से जैसे आप अंदर आते हैं तो फिर इसका सहन है। ये सहन, इसकी दीवारें उसी तरह बनी हुई थी जिस तरह
मैंने आपको जामगढ़ का बताया था कि बाहर से पक्की थी और अंदर से कच्ची थी, यानी मिट्टी डाली हुई थी और इनकी मदद से इसे महफूज बनाया गया था। इसको यहाँ मकामी ज़बान में बोला जाता है धूड़ा। दाल दो चश्मी है, वाव, रे और अलिफ, यानी धूड़ मिट्टी। तो ये धूड़ से धूड़ा बोला जाता है इसे। ये सामने आपको एक नज़र आ रहा होगा जो मैंने बताया कि इसकी दीवारें कच्ची थी। अब भी आपको कच्ची दीवारों का एक नमूना सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन यकीनी तौर पर यहाँ को जो ढांचे थे, मैं नहीं बता सकता कि किस तरह के ढांचे थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ कमरे हुआ करते थे दीवार के बिल्कुल साथ। किला छोटा सा है, संगनी फोर्ट से भी छोटा किला है। मैं तो उसे कहता था कि ये पाकिस्तान का सबसे छोटा किला है, लेकिन यहाँ चोलस्तान आकर पता चला कि मज़ीद छोटे किले भी मौजूद हैं। ये सामने जो बुर्ज मैंने आपको बाहर से दिखाया था, सीधे हाथ वाला पहला बुर्ज, आइए देखते हैं कि यहाँ की रसाई कहाँ तक है और क्या सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। अगर सीढ़ियाँ हैं तो मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, क्योंकि अंदर मुझे अब भी वही कच्ची इमारत पुरानी दिखाई दे रही है जो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में पुख्ता हो जाएगी। तंग दरवाज़ा, लेकिन वही महराबी अंदाज़े तामीर, ये तंग दरवाज़ा और ये दीवार बहुत मोटी दीवार है। पहले आपको ये दिखाऊं जी, इधर भी एक ताक बना हुआ है, बहुत बड़ी सी महराब है। ऊपर से ईंटें, कच्ची ईंट लगी हुई है, गारा लगा हुआ है, ये कुछ दरारें इसमें पड़ गई हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी भी मुरम्मत की जाएगी, इन्हें भी बेहतर किया जाएगा। ये भी हवा के लिए रखा गया है सिलसिला, लेकिन अब ये दूसरी तरफ से बंद है। ये दरवाज़ा जहाँ से मैं अंदर आया हूँ, ये सामने बुर्ज की गोलाई आपको दिखाई दे रही होगी। तो अंधेरा है, मुमकिन तौर पर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम अपने लफ्ज़ों में इसे बता दूँ। ये वो उनके मज़दूरों के जो तख्ते जो रखे जाते हैं उसके लिए सहारे बने हुए हैं। ये ऊपर छत दूर मीनार, वही गोल छत और ईंटों की मदद से बनाई गई है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये मतलब वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से इन्होंने ये सारा कुछ खड़ा किया और ईंटें जो है वो लगाकर इसे गोलाई की शक्ल दी गई। पुराने दौर के मामार जो थे, जो ये चीज़ें तामीर किया करते थे, यकीनी तौर पर बहुत हुनरमंद थे। ये चीज़ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से तो खैर कच्ची मिट्टी है, ये एक वो बनी हुई है स्लोप सी, लेकिन आगे सीढ़ियाँ हैं। मैं कोशिश करता हूँ आगे, वैसे मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं अगर कुछ जाने का रास्ता हुआ तो मैं ज़रूर चलता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये शायद आगे से बंद कर दी गई है, ये दीवार लगाकर ऊपर रसाई नहीं है, यानी बुर्ज के ऊपर मैं नहीं जा सकता। ये वही कच्ची मिट्टी जो धूड़ा, जिसे मैंने कहा कि हाँ मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, और ये वही ढलान आ गई। ढलान पे जॉगर्स फिसलते हैं। जामगढ़ किले में भी मैं एक आध जगह फिसलते फिसलते बचा। ये धूड़ा मिट्टी और उससे बहुत सारा सूरत हाल। और इधर वही कमरे की कच्ची दीवारें आ गई जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि मुमकिन तौर पर यहाँ कमरे थे, और ये चबूते इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ तामीरात थीं, और ये दीवारें इस बात की गवाह हैं कि यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ यहाँ था। अच्छा, ये भी एक नज़ारा गाह टाइप की चीज़ बनी हुई है, लेकिन ये नज़ारा गाह नहीं होगी, यकीनी तौर पर यहाँ भी मुहाफ़िज़ होंगे, पहरेदार होंगे। ये जगह जगह मुझे मसाला नज़र आ रहा है जो इस की तज़ीन व आराइश में काम आने वाला है। कुछ तो हो चुका है, कुछ बाकी है। ये जी अंदर आने का रास्ता, नई ईंट लग गई हुई है, और ये चौकोर ये सारे बने हुए हैं, जो डिज़ाइन बनाया गया है। ऊपर लकड़ी की छत डाली गई है, ये आप देख रहे हैं। अब ये लकड़ी कितनी पायदार है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पुराने ज़माने की जो लकड़ियाँ हैं वो तो कई 100 साल निकाल गई। अल्लाह करे ये छत सलामत रहे, इसकी हिफाजत की जाए। यानी मैं अपने कौम से भी अपील करूँगा, और जो महकमे के लोग हैं वो तो जाहिर सी बात है इसीलिए इसे बना रहे हैं, संवार रहे हैं कि लोग आएँ, देखें, उन्हें पता चले कि हमारा कल क्या था। ये फिर एक दीवार आ गई। अब इससे गुजरकर मैं उधर जाऊंगा दूसरे बुर्ज की तरफ। अब देखना ये है कि उस बुर्ज पर जाने का रास्ता भी है या नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं
अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। ये दूसरे बुर्ज का वही एक ही जैसा अंदाज़ तामीर है। इसमें तीर अंदाज़ों के लिए भी जगह बनी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है ये अंदर की तरफ बनी हुई है, तो अंदर की तरफ तो वो तीर चलाने से रहे, क्योंकि अंदर तो नूर मोहम्मद ख़ान और उनके अहले खाना या उनकी औलाद वो रहती थी। ये वही अंदाज़ तामीर, दाएँ हाथ को भी एक बहुत बड़ी सी महराब है, कच्ची ईंट की बनी हुई, और ये बाएँ हाथ को भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक बड़ा सा ताक है या महराब आप इसको कह सकते हैं। ये जी बहुत मोटी दीवार है, मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 15 फुट के लगभग शायद होगी। ये सारी दीवार चल रही है जी मेरे साथ, ये यहाँ तक दीवार है, और फिर ये बुर्ज का अंदरूनी हिस्सा आ गया, और यहाँ मुकम्मल तारीकी है। मैं अगर आपको ऊपर करके दिखाऊं भी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये छत भी ऊपर से गोलाई में है। ये इसका दूसरा बुर्ज था। तीसरे बुर्ज की तरफ चलते हैं। मुझे जो यहाँ सूरत हाल दिखाई दी है, मुझे नहीं लगता कि उस बुर्ज पर जाने का रास्ता होगा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। ये सामने आपको एक तख्ता रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो इसका जो दरवाज़ा है वो वैसे ही सतह ज़मीन से इतनी बुलंद है कि उस पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। अगर कोई सीढ़ी होती तो शायद मैं ऊपर चढ़ जाता, लेकिन सीढ़ी भी नहीं है, और ये तख्ता रखा हुआ है। इस तख्ते की मदद से मज़दूर तो चढ़ जाते होंगे, लेकिन मैं नहीं चढ़ सकता। लिहाजा मेरे नाज़रीन को शायद मायूसी हो कि मैं ऊपर नहीं जा सका, लेकिन मैं यहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो मेरा जो एक व्यूअर मुझे मिल गया, वो कहता जी मैंने आपका चैनल देखा हुआ है, उसमें दूसरों को कहा कि इन्हें ना रोके, इन्हें जाने दे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ऊपर जाने की अगर कोई सूरत निकलती है तो मुझे बताइए, वरना कुछ ड्रोन शॉट्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगा, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ड्रोन बल्कि मेरे ऊपर ही उड़ रहा है, यहीं फोर्ट अब्बास के मेरे साथी हैं, बल्कि मैं मुजाहिद कहूँगा, उनका नाम है अपना आमिर सुल्तान। ये ड्रोन वो उड़ा रहे हैं, और ये मेरे सामने नज़र आ रहा है। मुमकिन तौर पर मैं भी आपको किसी ड्रोन शॉट में दिखाई दे जाऊंगा। बाहर खड़े हैं, लेकिन वो ड्रोन अंदर ले आए हैं इसी मकसद के लिए कि वो मुझे कैप्चर कर सके। ये मेरे सर पर आ गया ड्रोन। तो ये मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ऊपर जाता। मज़दूर ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर कोई रास्ता है ऊपर जाने का तो मुझे बताएं, ताकि मैं इसकी फसील पर चढ़ूँ और फसील से जो है वो आपको बताऊँ भी कि ये कितनी चौड़ी थी और क्या इसका अंदाज़ तामीर था। अब तो खैर जो इसकी पुरानी चीज़ें थी वो सारी दब गई, लेकिन अच्छा लगा ये देखकर कि हमें बिल आखिर इसका ख्याल आ गया कि अपनी चीज़ें हमें संभाल लेनी चाहिए इससे पहले कि ये ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाए और कहा जाए कि यहाँ कभी एक किला था। वैसे तो खंडरात को देखकर भी यही कहते हैं लोग कि जी यहाँ कभी किला था, लेकिन अब कम से कम ज़मीन पर, इस धरती पर, इसके सीने पर कुछ तो दिखाई देगी हमारी सकाफ़त कि हमारा कल्चर कैसा था, हम किस तरह अपने किले तामीर करते थे, किस तरह के लोग थे, उनका अंदाज़ मुआशरत क्या था, बूदोबाश कैसी थी और क्या उनका रहन सहन था। ये किले दोबारा बनने से कम ये चीज़ें आने वाले लोगों के लिए महफूज हो जाएंगी। उन्हें पता चल जाएगा कि इतने दूर दराज इलाकों में इतनी देव हैकल और बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करने वाले उन्हीं के जैसे इंसान थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई ऐसी खुसूसियत अता की होती है जो दूसरों में नहीं होती। तो इस तरह के किले या इस तरह की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, जिन्हें आज हम देखकर हैरत से सकता तारी हो जाता है हम पर, या गुंग हो जाते हैं देखकर, शशदर रह जाते हैं, वो भी तो हमारी तरह के इंसान थे। जिन मेमारों ने ये बनाया होगा यकीनी तौर पर उनकी ये सोच का अक्कास है। रोहतास फोर्ट में कई बार गया, मैंने कई ब्लॉग भी किए रोहतास फोर्ट पर। वो रोहतास फोर्ट मतलब इतना बड़ा है कि आप एक दिन क्या शायद एक हफ्ते में भी उसे पूरा नहीं देख सकते। तो वो जो उसका मामार था शाहू सुल्तानी था, तो वो हमारी तरह का इंसान, लेकिन उसकी सोच देखकर या जो उसके काम करवा वाले थे ऊपर, बादशाह हुक्मरान जो इंचार्ज थे, वो दंग रह जाती है सोच कि यार ये इतना बड़ा किला इंसानों के हाथ का बना हुआ है, ये कैसे बन गया। आज के दौर में इतने बड़े बड़े पुल बनते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, हम 100 मंजिला इमारत से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। दुबई में एक इमारत है, उस दुनिया की तवील तरीन इमारत है, बुर्ज अल खलीफा। जद्दा में एक बन रही है, वो उससे ज़्यादा बुलंद होगी। कहते हैं कि 1 किलोमीटर
उसकी ऊंचाई होगी। तो बनाने को इंसान आज भी कुछ बना रहा है, लेकिन आज उसके पास सहूलतें हैं। इसलिए जब हम इन किलों में आते हैं तो ये सोचते हैं कि यार इतने दूर दराज इलाकों में लोग कैसे पहुँचे, ये सामान कैसे पहुँचाया गया भारी। हमें तो खुद अकेले ही आना ग्रां गुजरता है, कई घंटे का सफ़र करना पड़ता है। यहाँ रास्ते जैसे भी हैं तो सही, तो उस ज़माने में भी तो रास्ते भी नहीं, उस ज़माने में तो रास्ते भी नहीं होते थे, तो वो इस सामान को कैसे पहुँचाया करते थे। तो ये एक हैरत कदे हैं हमारे, इबरत कदे तो हैं ही हैं। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि ये हमारी कल की दास्तान है जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, ताकि हम इन्हीं पर अपने आने वाली कल की बुनियाद रखें और इबरत हासिल करें इस चीज़ से कि जब ये इमारतें नहीं रहीं और इन्हें बनाने वाले नहीं रहे तो हमने भी नहीं रहना। लेकिन इसके साथ साथ ये हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं जिनसे नई नस्ल को लाजमी तौर पर रूशनास होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्या था, क्या हुआ और अब क्या बनने जा रहा है। मैं अंदर बुर्जों में से सीढ़ियाँ तलाश कर रहा था। मुझे पता ये चला कि जहाँ से मैं होकर गया हूँ, यानी ड्योढ़ी, और ये मेहराब मैंने आपको दिखाई भी है, इसी के साथ सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, जहाँ से ऊपर मजदूर भी गए हुए हैं और मैं भी पहुँच सकता हूँ। तो ये अच्छा हो गया कि मैं ऊपर का एक नज़ारा भी अब कराऊँ। जैसे ही यहाँ सामने आते हैं कुछ ये एक ताक बना हुआ है, यानी मेहराबी दरवाज़ा, ना ताक आप जैसे ना कहें, मेहराबी दरवाज़ा बना हुआ है। अंदाज इसका पुरानी रखा गया है। वो बीच में आपको एक डाट लगी दिखाई दे रही होगी, यही वो ईंट है छोटी सी जिसका एक किनारा पतला कर दिया जाता है, जो इस डाट को संभाले रखती है। ये सामने चिराग रखने की जगह, ये जनाब सीढ़ियाँ, और नई सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो मुझे दिखाई नहीं दी, और मैं सीधे बोलता हुआ अंदर चला गया और जाके मैंने कहा जी कि ऊपर जाने की कोई जगह ही नहीं है। ये फिर एक ताक आ गया, यानी चूँकि यहाँ से सीढ़ियाँ मुड़ रही हैं, लिहाजा उन्होंने चिराग रखने की एक जगह बनाई हुई है। ये तो बड़ा खुला इलाका है जी। हैरान हूँ मैं कि मैं तो नीचे से ही वापस चला जाता। ये मुझे आमिर सुल्तान ने बताया कि नहीं जी बहुत अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। ये जी मैं आ गया ऊपर। ये छत है इसकी, इस छत को यहाँ प्लस्तर किया जा रहा है और ये नई चीज़ है। ये हमारे मुजाहिदीन हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं ये चूँकि पुरानी चीज़ों को बहाल कर रहे हैं, लिहाजा मैंने मुजाहिद ही कहूँगा। क्या हाल है आपके जी? ठीक ठाक है। इसी इलाके के रहने वाले हैं कि इसी इलाके के रहने वाले हैं? चले, ये अच्छी बात है कि इस बहाने रोज़गार की कोई सूरत भी निकली, अच्छी बात है। हम बहुत डिस्टर्ब थे। अल्लाह खैर करने वाला है, डिस्टर्ब नहीं हुआ करते। अल्लाह कोई ना कोई बेहतरी की सूरत ज़रूर निकालता है। खुश रहें। और किसी अगले शहर में जाना पड़ना था। अच्छा, फिर वहाँ पे बच्चे डिस्टर्ब, हम डिस्टर्ब। चले, अल्लाह ताला ने कोई सबब बना दिया ना, चले बहुत अच्छी बात है। ये इधर से मैं आपको ये बुर्ज का अंदरूनी हिस्सा दिखाता हूँ। ये नीचे में सहन छोड़ाया और यहाँ मैं आने की कोशिश में था, आना चाहता था। मैं कहता था कि वो तो दरवाज़ा बहुत ऊंचे है और वो बंद है, तो मैं ऊपर कैसे जाऊँ। और अब मेरी रसाई हो गई। यहाँ भी अपना वही मेहराबी दरवाज़ा, ये पुराना है, ये हिस्सा पुराना है। और इसके बाद आपको जो ऊपर ईंटें दिखाई दे रही हैं ये नई है, ये नई तामीर है। लेकिन बहरहाल बहाली शर्त है। असल बात यह है कि इसे बहाल कर दिया गया। वाह, ये नए अंदाज में इसको तामीर किया गया जी। कोशिश की गई है कि इसका पुराना रंग रूप वैसा ही रहे। उसी तरह यहाँ ईंटों की अपना गोलाई, नीम गोलाई आप इसे कह सकते हैं, या मेहराबी अंदाज कह सकते हैं। ये पुराना दौर, वही पुरानी ईंट, पुराने ताक और कच्ची ईंट। ये जी वही बुर्ज का निचला हिस्सा, वो नीचे दरवाज़ा बंद था, तो मैंने कहा जी कि मैं ऊपर कैसे जाऊँ। लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं और बहुत शानदार सीढ़ियाँ हैं। आइए पहले इस बुर्ज के ऊपर चलते हैं, फिर आपको इस प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूँ मैं और इस प्लेटफॉर्म से आपको दिखाता हूँ मैं। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं। जब मुझसे पहले वाले बिलागर्स यहाँ आए थे तो ये तो इनकी बड़ी दिगरगू हालत थी। मेरी कोशिश है कि वो फुटेज मुझे मिल जाए तो मैं वो भी आपको दिखाऊं कि पहले इसकी सूरत क्या थी। ये उसका छोटा सा मीनार, गुंबद, सॉरी, ये उसके गुंबद की शक्ल निकली हुई है और ये ईंटें लगाकर यकीनी तौर पर यहाँ प्लस्तर कर दिया जाएगा ताकि लोग अगर ऊपर आ सकें तो वो अपने आप को महफूज तस्वुर करें। अच्छी खासी बड़ी गोलाई है, मेरा ख्याल है, क्योंकि 25-30 फुट की गोलाई है, यानी ये ऊपर से बुर्ज की गोलाई मैं बता रहा हूँ। ये बुर्ज की मौजूदा सूरत हाल है। ये यहाँ से मैं आया था। वापस चलते हैं, प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ आपको इसका, जो चबूतरा
फसील के साथ बना हुआ है, वहाँ चल रहे हैं हम। ये जनाब नीचे, ये अब देखने में भी अच्छा लगता है। अब मैं कहता हूँ कि हमारा शुमार जिंदा कौमों में होना चाहिए, देर से सही। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आयद। तो अगर देर से ही ख्याल आ गया तो आ तो गया ना, कि हमें ये सारा कुछ जो है वो करना चाहिए, हमारा विरसा है, इसे संभालना चाहिए। ये जनाब फसील, अब ऊपर का नज़ारा मैं करा रहा हूँ आपको। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है सारा, यहाँ से वो सामने जिसे मैं नज़ारा का कह रहा था, ये असल में बुर्ज का अंदरूनी हिस्सा है। 3 बुर्ज सामने हैं, 2 ये है, 5, 6 और ये है इसका 7वां बुर्ज। और जो मतलब 8वें बुर्ज की थी, यानी मजमूई तौर पर 3, 2, 5 और 3, 8, 9 बुर्ज होने चाहिए थे इसके, यानी 3 इधर भी होने चाहिए थे। तो उस जो दरमियानी बुर्ज है उसकी जगह दरवाज़ा है। 3 बुर्ज ये, 3 ये, 6 और 2, 8। तो ये बुर्ज का अंदरूनी हिस्सा है। ये बालकनी थी, यहाँ भी यकीनी तौर पर मुहाफ़िज़ या पहरेदार बैठा करते थे। और इसी तरह का एक इधर भी बना हुआ है, यानी आमने सामने जो बुर्ज हैं उनके अंदर। यहाँ वही गोलाई, ताज़ा ताज़ा सीमेंट हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे जाने से ख़राब नहीं होगा, यानी आने से ख़राब नहीं होगा। ये ऊपर गुंबद, अच्छा ये जो दरमियानी बुर्ज है इनकी बुलंदी एक सी है, यानी जो पैरूनी बुर्ज है वो और जो दीवार की अंदरूनी सब बने हुए बुर्ज है इनकी बुलंदी यकसा है, एक सी रखी गई है। ये मैं अब चबूतरे के साथ साथ चल रहा हूँ जो बना हुआ है, इसका ऊपर का हिस्सा भी वैसा ही होगा जैसा उसका है, लेकिन हम चलते हैं। वो सर मेरा बच गया जी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये महराब जो है इतनी छोटी होगी। कंधा मेरा लगा है बहुत ज़ोर से, सर बच गया बाल बाल। ये इस पर भी जो है वो प्लस्तर किया गया है, लेकिन ये चूँकि बहुत ताज़ा मुझे लग रहा है इसलिए मैं जाऊँगा नहीं ऊपर। ये यहाँ से मैं आपको नज़ारा करा देता हूँ, दिखा देता हूँ। अब वापस चलते हैं। अब जाते हुए मैं संभल कर जाऊँगा, क्योंकि सर नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जनाब कोई मेरा ख्याल है अच्छा खासा बैठकर मुझे गुजरना पड़ा है। मेरे ज़हन में था कि जैसे ये वो बुलंद दरवाजे हैं, वो दरवाज़ा भी ऊंचा होगा, लेकिन नहीं है। ये जी हमने कितने बुर्ज विज़िट कर लिए, 1, 2, 3, तीसरा बुर्ज ये किनारे वाला बुर्ज, यानी अगर आप आते हैं, अच्छा इसका दरवाज़ा इसके ऊपर से घूम कर आना पड़ता है। इस वक्त तो सड़क कच्ची है, यानी रास्ता कच्चा है, लेकिन मुझे पता ये चला है कि उसकी सड़क बनाई जाएगी, यानी पुख्ता सड़क बनाई जाएगी और जो दरमियानी सड़क है उसकी भी मरम्मत करवाई जाएगी। ये पुरानी चीज़ है, तो यानी पुराना अंदाज़े तामीर है। ये लकड़ियों की जो है वो सहारे बनाए गए हैं इसमें, ताकि इनको ईंटों को खड़ा किया जा सके। कच्ची ईंट ज़ाहिर है बारिश में भी पिघलती है या घुलती है, नाट पिघलती। पिघलती मेरा ख्याल सही लफ्ज़ नहीं है। तो ये डाट जी ऊंची है, लेकिन मैं एहतियातन अपना सर झुका के ऊपर आया हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर मेरा सर लगे। ये उसका ऊपरी हिस्सा, यहाँ भी सीमेंट हुआ हुआ है, लेकिन ये कुछ दिन हो गए हैं इसको। ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन ऊपर जाकर चलते हैं। मैं आपको यहाँ से एक बाहर का मंजर दिखा दूँ। ये जी यहाँ नहरी पानी की दस्तयाबी भी है। अब ये चोलस्तान का वो हिस्सा है जो सरसब्ज़ व शादाब दिखाई देता है। अब उसके वजह ये कि ट्यूबवेल लग गए हैं जगह जगह, और लोगों ने ये सोलर प्लेट्स लगा ली है। यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल सोलर प्लेट्स का होता है, बिजली नहीं होती इतने ज़्यादा। चोलस्तान के मुझे गाँव पता चले हैं जिनमें आज भी बिजली नहीं है, यानी आज़ादी के इतने साल बाद भी वो लोग चिरागों पर और दियों पर गुजारा करते हैं, लालटेनें जलती हैं वहाँ। लेकिन वो मुझे जाना पड़ेगा बहावलपुर की तरफ से, यानी मंडी यजमान या फिर बहावलपुर रहीम यार खान, उधर से जाना पड़ेगा। ये सहरा चूँकि बहुत बड़ा है, लिहाजा आप एक तरफ से इसको कवर नहीं कर सकते। ये जी मज़दूरों का सामान लगा हुआ है, पुली लगाई गई है जिससे भारी भर कम चीज़ें ऊपर खींची जा सके। यकीनन मसाले के जो देगड़े होते हैं या इनकी जो चीज़ें हैं वो उसे ये ऊपर खींचते होंगे इस पुली के ज़रिए। अब मैं चबूतरे पर चल रहा हूँ, साथ साथ से ये किले का सहन है। मेरा साया भी आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सूरज मेरी पुश्त पर है, और ये वो दरमियानी बुर्ज आ गया। अच्छा, इसके
ऊपर जाने के रास्ते नहीं है, बस ये ऐसे ही गुम्बद बनाकर छोड़ दिया गया है। इसका ऊपर जाने का रास्ता इस तरफ से नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं कि शायद इस से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। हाँ जी, इससे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ये भी नई बनाई गई हैं। इसके भी जो अपना दीवार है वो बहुत नीची है, लेकिन अब चूँकि मुझे पहले का अंदाज़ा हो चुका है इसलिए मैं उतना सर झुकाकर आया हूँ कि मेरा सर ना लगे या ना कंधा टकराए और ना सर लगे। ये जी, ये इंतहाई बुलंदी किले की, यानी मैं ये चौथे बुर्ज पर चढ़ा हूँ। ये चौथा बुर्ज है इसका, और ये पाँचवा, छठा और सातवां, 7 बुर्ज। तो चलते हैं दूसरे बुर्ज को भी देखते हैं कि वो क्या कहता है, यानी उस बुर्ज की क्या सूरत हाल है। ये फिर ड्रोन मेरे नज़दीक आ रहा है। मेरा ख्याल है आमिर सुल्तान साहब मुझे कवर करना चाहते हैं, तो जिधर से वो कोशिश कर रहे हैं, सूरज का साया चूँकि इधर पड़ रहा है, मतलब सूरज मेरे पीछे है, यहाँ से उन्हें सही दिखाई देगा, मैं भी नज़र आ जाऊँगा। पता नहीं मुझे क्यों कवर करना चाहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन बहरहाल उनकी कोशिश है कि ड्रोन से मुझे वो व्लॉग बनाते हुए दिखा दें। ये सामने आपको ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये फिलहाल तो डांस कर रहा है, पता नहीं आमिर साहब इसको क्या करवाना चाहते हैं, ये देखते हैं। आजा भाई, अगर मेरी तस्वीर चाहिए तो ले लो, ताकि फिर मैं आगे पीछे हूँ। मुझे खैर ड्रोन की तस्वीर का कोई लालच तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि वो कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं रुक गया हूँ, ताकि अगर वो मुझे शूट करना चाहते हैं कि जी मैं व्लॉग करते हुए मुझे दिखाएं तो वो दिखा लें। एक दफ़ा वो ले गए पीछे, वो सामने जा रहा है ड्रोन। अब मुझे नहीं पता कि वो एक लॉन्ग शॉट लेना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। वो खासा दूर चला गया हूँ। बहरहाल आइए चलते हैं जी, हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें एक ड्रोन के चक्कर में। आए तो आमिर साहब जाने और उनका ड्रोन उड़ाने का अंदाज जाने। ये वही डाढ़ आके झुक कर गुजरने वाली ये जनाब, शाबाश। अच्छा खासा झुकना पड़ता है जी। नीचे आपने पहनी हो जीन्स और दोनों घुटनों पर चढ़ाए हो नी बैंड, और उस पर फिर आपको झुकना पड़े तो दर्द नहीं भी होता तो होना शुरू हो जाता है। वैसे ही मेरे बहुत से नाज़रीन को ये पता है कि मैं घुटने की तकलीफ़ का शिकार हूँ, और पेन किलर गोलियाँ खा के और नी बैंड चढ़ा के और दवाइयाँ खा के मैं निकलता हूँ, क्योंकि हर जगह ऊंची नीची हैं, सीढ़ियाँ भी हैं, चढ़ना भी है, आपको दिखाना भी है। तो अगर ये सारा तरद्दुद ना करूँ तो फिर एक जगह खड़े होकर तो व्लॉग नहीं बनते। ये पुरानी सीढ़ियाँ जी, तो इसका कुछ हिस्सा नया है, लेकिन ये जो बुनियाद से शुरू हो रही हैं ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं। आइए इसके ऊपर भी चले चलते हैं, ताकि ये हसरत न रह जाए कि जी ये बुर्ज हमने नहीं देखा था। ये आप यकसानियत का शिकार न होइएगा, क्योंकि ये देखने में सारे एक से हैं। अब सिर्फ एक ही बुर्ज रह गया है जिसके ऊपर चढ़ना है, क्योंकि ये दरमियानी बुर्ज वही है नज़ारा गाह, जिसे मैं कहता हूँ कि वो नज़ारा गाह टाइप का है, और इसकी छत पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है जाने की। एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। तो देख लेते हैं लगे हाथों हमने कौन सा रोज़ आना है। मीरगढ़ फोर्ट, यानी बेटे के किला हमने कब ये पहली बार देखा है। अब दोबारा ये वो कहते हैं ना, या किस्मत या नसीब, तो दोबारा जब अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बनाएगा तो आएंगे। फिल वक्त तो चोलस्तान के यही जो किले मैं दिखा सकता था आपको दिखा रहा हूँ। पानी का भी बंदोबस्त किया जी इन्होंने यहाँ पर, ज़ाहिर है तामीर होनी है तो पानी भी दरकार है। ये आगे जी वो नज़ारा का दूसरी, यानी एक सामने है और एक ये है। इसकी भी छत महराबी अंदाज में बहुत खूबसूरत बनाई है, नई बनी है। यहाँ से दीवार भी नई बनी है, और फिर यहाँ से उन्होंने इसे महराबी अंदाज में ऊपर उठाया है। ये आप कैमरे के ज़रिए सैर करें, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप कैमरे की आंख से इसे देखें कि अब ये क्या सूरत निकल आई है। ये जी इसकी मैंने कहा था ना कि सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये भी वही दूसरा दरवाजे से भी वही मंजर है। आइए अब आखिरी बुर्ज देखते हैं कि आखिरी बुर्ज
हमें क्या कहता है, यानी वहाँ क्या नज़ारा है। ये आखिरी बुर्ज आ गया, 7वां बुर्ज। आइए आपको ये भी दिखा दूँ। ये पुरानी ईंट है और इसका ऊपर का हिस्सा नए सिरे से तामीर किया गया है, मरम्मत इसकी की गई है। दीवारों में भी जो कहीं से ईंटें गिर गई हुई थी वो भी नए सिरे से लगाई गई हैं। ये जी सामने ही दीवार आ गई और फिर ये गोलाई में सीढ़ियाँ हैं। आइए इसके ऊपर भी चलते हैं ताकि ये ना हो जी कि आपने 7वां बुर्ज नहीं दिखाया। तो 7वां बुर्ज भी हम आपको ऊपर से दिखा देते हैं। वही ये भी यहाँ भी मेरा ख्याल है ताज़ा ताज़ा सीमेंट हुआ है। ना जाऊँ तो अच्छा है ताकि मेहनत अकारत ना हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दीवारों पर नाम लिखते हैं या ज़मीन पर अपने कदमों के निशान छोड़ते हैं। मैं तारीख़ में इस तरह का नाम नहीं लिखवाना चाहता, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। किला मीरगढ़ के साथ एक छोटी सी मस्जिद भी हुआ करती थी जो मेरा ख्याल है कि इसकी चार दीवारी जो बाहर की चार दीवारी थी, एक चार दीवारी तो ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये तो किले की है, अंदरूनी आप इसे कह सकते हैं। तो जो बैरूनी चार दीवारी थी उसके साथ एक मस्जिद छोटी सी बनी हुई थी जो इस किले के साथ ही ख़त्म हो गई थी, शहीद हो गई थी। अच्छा लगा ये देखकर कि सिर्फ किले की तामीर व मुरम्मत नहीं हो रही बल्कि इस मस्जिद की असर नौ तज़ीन व आराइश भी की जा रही है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको करीब से दिखा सकूँ कि मस्जिद को भी पुरानी रंग रूप और शक्ल सूरत में बहाल किया जा रहा है। छोटी सी मस्जिद थी, ये सामने मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, एक तरफ 3 मेहराबें बनी हुई हैं। तो ये वो उसी नमूने की बनी हुई है, उसी तर्ज की मस्जिद है जिस तर्ज का किला था। तो आने वाले दिनों में जब ये मस्जिद बहाल हो जाएगी तो ये भी एक अच्छा इजाफा होगा। ये छोटी सी मस्जिद, ये मेरा ख्याल है इसका मरकज़ी दरवाज़ा है काबा, चूँकि थोड़ा सा टेढ़ा है। ये पुरानी ईंट और नई ईंट नीचे लगाई गई है, ज़्यादा इसकी बुनियादें खोखली हो गई थी, अंदर से भी ये ढह गई थी। वो भी मैं अंदर भी आपको ले चलता हूँ। छोटी सी मस्जिद है, लगभग मुश्किल 2 या 3 सफ़े इस पर आती होंगी। ऊपर की ईंटें अभी भी आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये पुरानी ईंटें हैं और कुछ तो भुरभुरी होकर नीचे गिर गई हैं और कुछ गिरने वाली हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जो गिरने से पहले ही इसे बहाल किया जा रहा है। ये छोटी सी मस्जिद, इसका मेहराब बना हुआ है, अभी मुरम्मत इसकी जारी है और इंशाअल्लाह ताला किले के साथ साथ ये भी मुकम्मल हो जाएगी। मुझे ये भी पता चला है कि ये मंसूबा मज़ीद 6 महीने जारी रहेगा और इन 6 महीनों में इसकी 4 दीवारी भी बनाई जाएगी और इस मस्जिद को भी इसकी असल शक्ल सूरत में बहाल कर दिया जाएगा। ये चोलस्तान के लोगों पर एक एहसान है। मेरा ख्याल है कि उनकी सकाफ़त जो रेत के बुलबुलों की तरह उड़ गई, तारीख़ जो ख़त्म हो गई, उसे अगर नई शक्ल दे दी जाए तो पता चलेगा कि चोलस्तान में हमारी सकाफ़त कैसी थी। एक और बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा हुकूमत की या उस महकमे की जो महकमा मीरगढ़ और जामगढ़ किले की तामीर व मुरम्मत में मसरूफ़ है कि फ़ोर्ट अब्बास से जो रास्ता यहाँ आता है वो बहुत ख़राब है। फ़ोर्ट अब्बास से अगर मंडी यजमान या बहावलपुर की तरफ जाएँ तो एक जगह है जिसका नाम है 86 मोड़, 200 चक नंबर है चक का, इसलिए उसे 286 तो नहीं कहते लेकिन 86 चक कहते हैं। वहाँ से अंदर रास्ता कटता है और मज़ीद कोई मेरा ख्याल है 8 से 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है और फिर ये दोनों किले एक दूसरे के करीब आते हैं। उस सड़क की हालत बहुत ख़राब है, जगह जगह से टूटी हुई है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आपको गाड़ी चलाने में भी दुश्वारी होती है। तो जहाँ आपने किलों की तामीर व मुरम्मत करा दी है तो कम से कम यहाँ आने का रास्ता भी बेहतर बना दें ताकि लोग आसानी से यहाँ आ सकें और अपनी सकाफ़त को, अपने विरसे को, अपनी तारीख़ को देख सकें। वैसे तो चोलस्तान के किलों की तादाद 3 दर्जन से ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है तमाम किलों की तामीर व मुरम्मत या तज़ीन व आराइश बेशक वक्त नहीं हो सकती, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि चोलस्तान के 2-3 किले ही सही अपनी असल शक्ल सूरत में बहाल हो रहे हैं। इसके लिए मैं महकमा आसार कदीमा पंजाब को जितना भी खराज तहसीन पेश करूँ कम है और ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है क्योंकि मैं इसी महकमे पर बहुत सारे तबर्रे भी भेज चुका हूँ। बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़े होकर मैं ये कहता रहा हूँ कि किसी को हमारी सकाफ़त का, हमारे विरसे का एहसास नहीं है।
कुछ दिन पहले मेरी महकमा आसार कदीमा के हुक्काम से बात हुई तो मुझे पता चला कि तोमरी साहब का जो मंदिर गुजरांवाला के करीब है, यानी कक्कड़ मंडी का, मैंने आपको ब्लॉग भी उसका दिखाया था, उसकी तज़ीन व आराइश भी हो चुकी है और मुझे कहा गया महकमे की तरफ से कि अब आप दोबारा जाइए और उसे बनाएं। इसी तरह द्रावर फोर्ट, उसे भी बहुत हद तक बहाल कर दिया गया है। अंदर जो चीज़ें टूट फूट का शिकार थी उनकी मरम्मत भी की गई है और मेरा ख्याल है कि वहाँ भी काम जारी है। इसी तरह मीरगढ़ फोर्ट भी बहुत जल्दी बहाल हो जाएगा। इसकी एक ज़माने में चार दीवारी भी हुआ करती थी और वही चार मीनार इसकी पहचान हुआ करते थे। ये सामने जो तो आपको पत्थरों का ढेर दिखाई दे रहा है, ये उसका एक मीनार था, वो सामने दूसरा था और इसी तरह दूसरे कोनों पर भी मीनार हुआ करते थे। मुझे ये पता चला है कि सेक्रेटरी साहब ने या जो वज़ीर मोहतरम है उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि इसकी चार दीवारी बनाई जाए और सड़क बनाई जाए, यहाँ आने का रास्ता ठीक किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ महकमा आसार कदीमा को या हुकूमत के दूसरे आला हुक्काम को कि आप ये सब कुछ बहाल कर रहे हैं। मेरा मशवरा ये है कि इन दोनों किलों को, जामगढ़ को और मीरगढ़ को, एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया जाए जहाँ चोलस्तान की सकाफ़त की नुमाइश की जाए। उससे ये होगा कि अब लोग यहाँ आते, अभी आ रहे हैं किला देखने के लिए, लोग किला देखने आएंगे और उन्हें चोलस्तान की सकाफ़त भी देखने को मिलेगी और उन्हें पता चलेगा कि हमारे मुल्क में एक तरफ अगर वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, बर्फ़पोश चट्टानें हैं, तो दूसरी तरफ जो सहरा के लोग हैं वो किस तरह रहते हैं, किस तरह जीते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।